प्यारे बच्चों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो भाई देखो आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ 2027 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आप लोगों का 2027 में सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा, पूरा वही पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। आज का मेरा कोड रहने वाला है 817 JK कोड का पेपर रहने वाला है। तो इस कोड के पेपर को आप लोग पूरा का पूरा तैयार करके मेरे प्यारे बच्चों चले जाना तैयार करके पेपर देने। यहाँ से फिर आप लोगों को जब एग्ज़ाम सेंटर में जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस पेपर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आए थे। पेपर देने जाना अपना भाई, यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम वगैरह लिख देना जा करके। पूर्णांक है मेरा 70 नंबर का पूर्णांक है और समय 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। देखो पेपर देने जाना तो एक महत्वपूर्ण जो आप लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी काम होता है, मतलब कि आप लोगों को करना ही पड़ेगा। सबसे ज़रूरी काम होता है कि नोट करके दिया जाता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये हमारे सारे निर्देश हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको OMR शीट पर देना। प्यारे बच्चों, जब पेपर देने जाना तो अपने सारे के सारे निर्देशों को पढ़ लेना। तो लेकिन हम सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। और देखो निर्देश की बात रही, जब पेपर आप लोगों को दिया जाए तो निर्देश वहाँ पर पढ़ लेना, अपना निर्देश है ना, निर्देश वहाँ पर पढ़ लेना। अब चलो मैं यहाँ से लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। खंड आ दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें हमारे देखो खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। पेपर देने जाओगे 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। सबसे पहले 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 20 नंबर अपने वो पक्के कर लो पहले। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि जो हमारा रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने किस प्रकार का सत्याग्रह शुरू किया था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार का सत्याग्रह शुरू किया था, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2 कि जब मेरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हमारा 1919 में हुआ था। ये आप लोगों से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखो यहाँ से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में किस अधिकारी ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी। तो भाई किस अधिकारी ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। प्यारे बच्चों आप लोगों को जनरल डायर को याद रखना है। तो जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था। कि महात्मा गांधी जब थे उन्होंने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि अब मुझे असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना है, अब मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। तो किस घटना के बाद, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 3 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि जब मेरा चौरी चौरा का घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना के बाद यहाँ पर फिर इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य किस कानून का विरोध करता था। तो दांडी मार्च का जो मुख्य उद्देश्य जो था ये किस कानून का विरोध करता था। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा नमक कानून मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी सही करेंगे, नमक कानून मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो मेरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी को याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। अच्छा कि हमारी जो काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो बता दीजिए भाई काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा ये वाला। तो जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कपास मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि जो हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई, सिंचाई, विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण। ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिंचाई, विद्युत एवं बाढ़ नियंत्रण। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 8 तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ये भी एक ही नंबर का आएगा कि भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई, मुंबई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं सीधे। अब सीधा प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि लौह और इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। तो इसको देखेंगे, लौह और इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, लौह अयस्क याद रखेंगे। अब यहाँ से देखो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और प्रश्न नंबर 12 कहता है बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण को किसका उदाहरण माना जाता है। तो बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको हम किसका उदाहरण मानते हैं। 1 नंबर का ये आएगा, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा, दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण मेरा ए ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक ऋण। चलो प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कहता है कि भारत में सत्ता के बंटवारे का कौन सा स्तर संघवाद को दर्शाता है। 1 नंबर का आएगा कि भारत में जो सत्ता के बंटवारे का कौन सा स्तर जो कि संघवाद को दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य, यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था कौन सी है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था कौन सी है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 कहता है भारत में चुनावों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो भारत में चुनावों का संचालन जो है किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को निर्वाचन आयोग को याद रखना है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या होता है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा कि राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा कि चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। इसका ये ऑप्शन सही करेंगे, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है। तो 1 नंबर का आएगा, है ना। तो भाई प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित किया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला। बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर कि कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल जनसंख्या मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग जो है मेरा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण माना जाता है। चलो प्रश्न नंबर 19 को देख लो। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न 19 कहता है कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बाजारों में क्या बढ़ा है। 1 नंबर का आएगा पेपर में कि वैश्वीकरण के कारण जो विभिन्न
देशों के बाजार में क्या बढ़ा है? तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा परस्पर जुड़ाव। परस्पर जुड़ाव बढ़ा है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20, उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार क्या कहलाता है? तो भाई क्या कहलाता है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब ये हमारे प्यारे बच्चों 20 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। अब चलो देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक एक, देखो वर्णनात्मक एक में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे 4-4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। वर्णनात्मक एक में 4-4 नंबर के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना याद रखना। 4 प्रश्न यानी कि 16 नंबर का आप लोगों का वर्णनात्मक एक पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कम से कम 80 शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि भारत में असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? इसके प्रमुख कारणों को समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उत्तर लिखेंगे यहाँ से असहयोग आंदोलन के कारण। तो इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इसको यहाँ से लिखेंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था। इसके प्रमुख कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियाँ थीं। खिलाफत के प्रश्न ने भी इस आंदोलन को बल दिया। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया। लोगों ने सरकारी संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था। फिर एक अथवा करके प्रश्न दिया गया, चंपारण सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व था, समझाइए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है भारत में वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है, इसके प्रमुख लाभ बता दीजिए। 4 नंबर का ये भी आएगा। उत्तर में लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण का महत्व। इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे, भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है और कई क्षेत्रों में जल की कमी रहती है। बढ़ती जनसंख्या तथा भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण से पानी का भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और जल संकट कम होता है। छतों से पानी टंकियों में एकत्र करना तथा रिचार्ज कुओं में पहुंचाना इसके प्रमुख उपाय हैं। इतना लिखने के बाद फिर एक अथवा करके प्रश्न दिया जाएगा कि भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के कोई 2 कारण, कोई 2 लाभ बताइए। प्रमुख लाभ बताना है। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 हमारे कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 देख लो भाई क्या कहता है कि भारत में संघवाद की सफलता के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो 4 नंबर का पेपर में आएगा, यहाँ पर उत्तर डालेंगे संघवाद की सफलता के प्रमुख कारण। इसमें लिखेंगे भारत में संघवाद की सफलता के पीछे सत्ता का स्पष्ट विभाजन प्रमुख कारण है। संविधान ने केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ निर्धारित की हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से क्षेत्रीय पहचान को सम्मान मिला। भारत ने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को मान्यता दी। गठबंधन राजनीति ने भी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाया। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलने से लोकतांत्रिक जमीनी स्तर तक पहुंचा हुआ है। इतना लिखने के बाद ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 का एक अथवा करके भी दिया गया यहाँ पर, भारत में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। और आगे देखो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। बैंकों में जमा धन अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है, समझाइए। 4 नंबर का ये भी आ जाएगा। बैंक जमा धन का महत्व लिखेंगे यहाँ पर। लोग अपनी अतिरिक्त धनराशि बैंकों में जमा करते हैं जिससे उनकी बचत सुरक्षित रहती है। बैंक जमा धन का एक ज़रूरतमंद लोगों, किसानों और व्यवसायियों को ऋण के रूप में देते हैं। इससे व्यापार, उद्योग और कृषि जैसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ऋण मिलने से व्यवसायों का आगे देखो ऋण मिलने से व्यवसायों का विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार बैंक बचत और निवेश के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। अथवा करके दिया गया औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोतों में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमारे भाई 4-4 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। अब मैं ले चलता हूँ आपको वर्णनात्मक सेकंड की ओर। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों को उत्तर कम से कम 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे 6-6 नंबर वाले प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न कहता है भारत में असहयोग आंदोलन के
कार्यक्रमों तथा परिणामों का वर्णन कीजिए। चलिए भाई वर्णन करते हैं इसमें। और इसका हमारा सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे उत्तर और एक हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन। हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके प्रमुख कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियाँ और खिलाफत का प्रश्न थे। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया। लोगों ने सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों, अदालतों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना और जन भागीदारी बढ़ी। इसके बाद आगे देखो, जन भागीदारी बढ़ी के बाद फिर आगे लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि अब देखो भाई यहाँ से लिखेंगे कि कॉलेजों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना और जनभागीदारी बढ़ी। 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब एक अथवा करके प्रश्न दिया जाएगा यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दीजिए। ये हमारा विस्तृत उत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है भारत में उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर उत्तर डालेंगे उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण। तो इसमें उत्तर डालने के बाद अब यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। उद्योगों की स्थापना का स्थान अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कच्चे माल की उपलब्धता प्रमुख कारक हैं। पर्याप्त और सस्ती बिजली तथा जल की सुविधा भी आवश्यक होती है। कुशल और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता उद्योगों को आकर्षित करती है। अच्छे परिवहन साधन कच्चे माल और तैयार माल के आवागमन को आसान बनाते हैं। बाजार के निकट होने से वस्तुओं की बिक्री और परिवहन लागत में सुविधा होती है। जैसे हमारा पूंजी, बैंकिंग, तकनीक तथा सरकारी नीतियाँ भी उद्यमों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ऐसे लिखना है और इसके बाद फिर एक अथवा करके दिया जाएगा यहाँ पर कि भारत में सड़क परिवहन के प्रमुख लाभों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि भारत में संघवाद को सफल बनाने में भाषाई राज्यों का भाषा नीति की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन से ये भी आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ से उत्तर डालेंगे संघवाद और भाषा नीति। भारत में अनेक भाषाएं और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, जिससे विभिन्न भाषाई समूहों को अपनी पहचान मिली। फिर इसके बाद आगे लिखेंगे भारत ने किसी एक भाषा को सभी राज्यों पर थोपने के बजाय विभिन्न भाषाओं का सम्मान किया। हिंदी को राजभाषा बनाया गया, जबकि अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा गया। संविधान में अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई। इस नीति ने क्षेत्रीय असंतोष कम किया और भारतीय संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अथवा करके दिया गया भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमारे प्रश्न 3 हमारे कंप्लीट हुए। 18 नंबर मेरे कंप्लीट हो गए हैं ना, क्योंकि भाई अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 6 नंबर का आएगा। इसको भी तैयार कर लो। भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में डालेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्र। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के रोजगार और कार्य की शर्तें नियमित सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं। उन्हें नियमित वेतन, निश्चित कार्य समय, छुट्टी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा कम होती है और काम की परिस्थितियां अनिश्चित हो सकती हैं। उन्हें नियमित वेतन भुगतान सहित अवकाश और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं अक्सर नहीं मिलती हैं। फिर लिखेंगे कृषि मजदूर, घरेलू कामगार और छोटे दुकानों के कर्मचारी असंगठित क्षेत्र के उदाहरण हैं। सरकार द्वारा इनके हितों की रक्षा करना आवश्यक है। अथवा करके दिया है भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फिर इसके बाद हमारा अब यहाँ से मानचित्र संबंधी देखो, मानचित्र आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्रकार भी आता है। 10 नंबर का मानचित्र कार्य आता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। यहाँ पर डालने के निर्देश प्रश्न संख्या 9 तथा 9 मानचित्र से संबंधित हैं। ये हमारा 9 जो कि 9 हमारा 5 नंबर का आएगा, 9 हमारा 5 नंबर, 5 मिलाकर 10 नंबर का पूछा जाएगा।
यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? याद रखें कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बता दीजिए। तो मेरा लखनऊ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था? तो चंपारण से। प्रश्न नंबर 4 कहता है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट खत्म हो गए और यहाँ से मेरा 9 भी स्टार्ट हो जाता है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। तो मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा कि चावल उत्पादक का एक क्षेत्र, उसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। गुजरात की राजधानी को ऐसे दर्शाना है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। बॉक्साइट को हमें इस प्रकार से ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाना है और कपास को हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है और डल झील को हमें ऐसे इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो ये मेरा भाई मॉडल पेपर हुआ कंप्लीट और इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लो